ए भैया हेडिंग डाला, टाइम नहीं है। ए भैया हेडिंग डाला, लो पावर फैक्टर को सुधारने की विधियां। लिखेगा लो पावर फैक्टर को सुधारने की निम्न विधियां हैं। लो पावर फैक्टर को सुधारने की निम्न विधियां हैं। अंगद, पहला, बाय यूजिंग कैपेसिटर बूस्टर। बाय यूजिंग कैपेसिटर बूस्टर। बाय यूजिंग कैपेसिटर बूस्टर, संधारित्र अभिवर्धक का प्रयोग करके। दूसरा, स्टैटिक कैपेसिटर का प्रयोग करके, स्थैतिक संधारित्र का प्रयोग करके। तीसरा, सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा। तीसरा, सिंक्रोनस कंडेंसर के द्वारा। अगला, हाई पावर फैक्टर की मोटर द्वारा।
हाई पावर फैक्टर की मोटर द्वारा, हाँ, उच्च शक्ति गुणक वाली मोटरों का प्रयोग करके, हाँ, हाई पावर फैक्टर वाली मोटरों का प्रयोग करके। अगला है कला प्रतिकारक के मोटरों द्वारा, कला प्रतिकारक के मोटरों द्वारा, कला प्रतिकारक मोटरों के द्वारा, फेज एडवांसर का प्रयोग करके, फेज एडवांसर का प्रयोग करके, इसको कला अग्र कारक कहते हैं। किताब हो गया? हाँ, मसाले बस देखा, कोई बात नहीं, 3 विधि पढ़ना ही है, ऊपर है का 3 विधि पढ़े का ही है, यही से मंगली सिलेबस का, किताब सिलेबस का देख लेंगे। हो गया? चलो भैया अगला हेडिंग डालो, संधारित्र अभिवर्धक का प्रयोग करके, संधारित्र अभिवर्धक का प्रयोग करके। हम्म, कैपेसिटर बैंक्स को भी बूस्टर बोलते हैं क्या? बना लो, ए भैया फिगर बना लो।
संपर्क दिया तो कहीं कुछ ना होला मोहर मोर कुछ नहीं हाँ पैरेलल में कैपेसिटर जोड़े हैं ताकि वोल्टेज से करंट के मान को आगे कर सके, पावर फैक्टर इंप्रूव होगा और क्या। ये पहली वाली विधि है, हाँ बूस्टर वाली विधि है। हाँ तो बूस्टर में दो आता है, एक सीरीज आता है एक पैरेलल आते हैं। हाँ कैपेसिटर बैंक्स कुछ करके किया है तो इसमें कैपेसिटर ही लगा है, ये कैपेसिटर ही लगे हुए हैं। स्टैटिक भी, ये जो स्टैटिक वी आर है इसके बाद पढ़ाएंगे अभी स्टैटिक वी आर। का प्रयोग करते हैं स्टैटिक VAR हाँ वही लास्ट में क्या है क्या है, कंपनसेटर एसवीसी। कंपनसेटर एसवीसी, एसवीसी ये तो वी आर का मतलब वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव, और एसवीसी का क्या है भैया। एसवीसी नहीं नहीं, इसका पूरा नाम क्या है एसवीसी का। ओके भाई, हाँ भाई हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका थ्री फेज सिस्टम का लोड होता है, ए बाबू, थ्री फेज सिस्टम के लोड में सबसे ज्यादा जो डिवाइसें लगी होती हैं आपका, वो कौन सी होती हैं। जितने भी आपकी डिवाइसें आपके घरों के एप्लीकेशन में, चाहे आपका इंडस्ट्रियल एरिया के एप्लीकेशन में लगी होती है, सब की सब डिवाइस कैसी होती है आपका, क्वाइल पूर्ण होती है, यानी क्वाइल वाली होती है आपका। जिसकी वजह से क्या होता है भैया, क्वाइल होने की वजह से वोल्टेज से करंट का मान क्या हो जाता है आपका, लैग करने लगता है। क्योंकि आपके घरों में जो एप्लीकेशन है, जैसे क्या है आपका भैया, पंखा है, पंखा में भी कॉइल है, फ्रिज है, फ्रिज में भी कॉइल है, एसी है, एसी में भी कॉइल है आपका। उसके बाद आपका जो भी हीटर है या फिर गीजर है, इन सब में क्या है, सब का सब कॉइल ही लगा हुआ है। 100 वाट का बल्ब लेंगे उसमें भी कॉइल है,
तो कॉइल होने की वजह से ये हाईली इंडक्टिव बन जाता है आपका। और हाईली इंडक्टिव के केस में वोल्टेज से करंट का जो मान होता है वो क्या करने लगता है, लैग करने लगता है। तो इसमें क्या होता है आपका कि अगर इंडक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से आपका जो हमारा वोल्टेज है, इस वोल्टेज से जो करंट की वैल्यू है वो क्या करने लगती है, आपका लैग करने लगती है, यानी पीछे जाने लगती है आपका। जितना ज्यादा इंडक्टिव लोड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा भैया, पावर फैक्टर पुअर होता जाता है आपका। और यही नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया का जो पावर फैक्टर होता है वो घरों के पावर फैक्टर से भी क्या होता है आपका, कम होता है। घर का अगर पावर फैक्टर 0.8 है, 0.7 है, तो जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लगा हुआ आपका कोई भी कमर्शियल मोटर है या फैन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसमें एक से अधिक मोटर लगे होंगे, चाहे वो कन्वेयर हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं बेल्ट हो, चाहे चेन ड्राइव हो, कोई सा भी हो, उन सबको चलाने के लिए क्या लगा होगा आपका, उन सबको चलाने के लिए आपका मोटर ही लगाई जाती है आपका। और मोटरें जितनी भी बनाई जाती हैं आपका वो सबकी सब कॉइल वाली होती हैं, बिना कॉइल के तो मोटर बन नहीं सकता आपका। और आप लोग जितना भी घूमने वाली चीजें देखे होंगे, आपका जो भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई पे चलती है वो सब की सब मोटरों के द्वारा ही चलती है आपका। अब अलग टाइप के मोटर होते हैं, अलग अलग टाइप के मोटरों का यूज करके अलग अलग आपका कार्य कराया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएंगे तो उनके लिए एक एक फैन इस तरह का नहीं, बल्कि उनके लिए क्या होता है, बड़ा वाला फैन होता है आपका, जो एक ही बार चला दिया जाता है, हवा सबको देता है आपका, उस तरह की व्यवस्था की गई होती है। हाँ, स्टेशन वाला भी फैन नहीं, उससे भी बड़ा होता है वो फैन। उसमें क्या होता है कि बड़ा वाला फैन लगा देते हैं, और देखे होंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या किया जाता है आपका कि ऊपर पाइप नुमा गई होती है पूरी संरचना, एक पाइप नुमा संरचना गई होती है, जिसमें से आपका क्या होता है भाई, होल टाइप होता है, यानी खिड़की टाइप होता है, जिसमें से हवा क्या होती है, बाहर निकलती रहती है जगह जगह से आपका, ठंडी हवाएं। हाँ, तो कहो तो रहे कि बाहर से हवा खींच करके वो क्या करता है, अंदर भेजता है। और कहाँ भेजता है, वो पूरा पूरा स्टील का पूरा बनाया जाता है जालक नुमा संरचना, उसी के अंदर से हवा क्या होती है, हर रूम तक प्रवेश करती है आपका, हर रूम में जाती है उसी के माध्यम से। तो इनको चलाने के लिए जो भी लगाया जाता है वो मोटरें ही लगाई जाती है आपका, और बिना मोटरों के ये सब कार्य भी संभव नहीं है। और जितनी भी मोटरें लगेंगी वो 3 फेज की मोटरें होती हैं, और 3 फेज की मोटरों के लिए कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 3 फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्टेड होती हैं। जैसे हमारे घर में ये मोटर लगा है, इसके लिए क्या भैया, पंखा है, इस पंखे को चलाने के लिए कैपेसिटर लगा है ना, तो इस पंखे को चलाने के लिए कैपेसिटर लगा है, लेकिन वहां पर आपका उसको चलाने के लिए कोई कैपेसिटर नहीं लगा, क्योंकि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टेड होता है। सिंगल फेज जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टेड बनाने के लिए इनको कैपेसिटर लगाया जाता है। अगर बाई चांस तो इनका कैपेसिटर खराब हो जाता है तो ये मोटरें जो होती है घरों वाली वो घूमती भी नहीं है, वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, उनको हाथ से हिलाना पड़ता है आपका, डायरेक्शन देना पड़ता है आपका। तो ये सभी के सभी जो होती है, ये सिंगल फेज की मोटरों में ऐसा गुण होता है आपका। उनको द्विघुड़ी क्षेत्र का उत्पादन कराने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता है, जितनी भी घरों में मोटरें होती है, क्योंकि घरों में हम 3 फेज की सप्लाई वाला मोटर नहीं यूज करते, क्योंकि हमारे घर में जब भी सप्लाई आएगी एक फेज एक न्यूट्रल ही आएगा। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में जितना भी आपका मोटर लगा होगा वो सबका सब 3 फेज पे चलने वाला होगा, और जब 3 फेज पे चलने वाला होगा तो 3 फेज की मोटरें सेल्फ स्टार्टेड होती है, उनके लिए किसी कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होती है। जब वो सेल्फ स्टार्टेड है, कोई कैपेसिटर नहीं लगा रहे हैं, तो उनमें सिर्फ क्या भैया, इंडक्टिव प्रॉपर्टी रहेगी, और इंडक्टिव प्रॉपर्टी होने की वजह से वो पावर फैक्टर को और क्या करा देते हैं, लैग करा देते हैं। तो जब पावर फैक्टर को मान को बहुत कम कराएंगे और लैग करा देंगे, तो उस कंडीशन में हमको उसे क्या करना पड़ता है, वापस अपने पोजीशन में लाना पड़ता है आपका। तो इंडक्टर की वजह से क्या होता है, वोल्टेज से करंट का मान ये पीछे जाने लगता है आपका, इंडक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से। इसी को आगे लाने के लिए जब हम कैपेसिटर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया, तो पैरेलल में कैपेसिटर लगेगा तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, वोल्टेज से करंट के मान को आगे करेगा, यानी ये जो हमारा वोल्टेज है इस वोल्टेज से करंट के मान को लीड कराएगा, ये वोल्टेज से करंट के मान को लीड कराएगा। अब जब वोल्टेज से करंट का मान लीड करेगा कैपेसिटर की वजह से और लैग कर रहा है इंडक्टर की वजह से, तो यहां 2 धारा हो गई। एक तो आपका कौन सी धारा हो गई, एक तो हो गई आपका इंडक्टर वाली धारा जो लोड में जा रही है IL वो, और एक हो गई कैपेसिटर वाली धारा। तो टोटल 2 धाराएं बहने लगी। तो इन दोनों धाराओं का अब क्या मिलेगा, आपको परिणामी वैल्यू मिलेगी। तो जब दोनों धाराओं का परिणामी मान मिलेगा तो ये दोनों धाराओं का परिणामी मान कुछ इस तरह वाला प्राप्त होगा, जिसमें वोल्टेज से करंट का मान क्या हो जाता है भाई, और आ जाता है पास में ये। तो वोल्टेज के मान को, वोल्टेज से करंट के मान को क्या कराते हैं आपका, और इंप्रूव कराते हैं कैपेसिटर का प्रयोग करके। पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ने की वजह यह होती है कि जैसे अगर कोई कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हो, जैसे ये आपका सर्किट L है, इस सर्किट L के पैरेलल में हमने कैपेसिटर जोड़ दिया C, ठीक, ये बराबर नहीं कर पाएंगे आप कभी भी,
आप कभी भी बराबर उसको नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह होती है आपका लोड हमेशा वैरी करता रहता है, लोड हमेशा घटता बढ़ता रहता है। हम ये कहे ही नहीं है, हमने कहा था लोड का मान हमेशा घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे यहां पर क्या भैया, ये 4 ठो ऐसे इंडक्टर लगा दे, ऐसे 4 ठो इंडक्टर लगा इस तरह से, ऐसे हमने 4 ठो इंडक्टिव प्रॉपर्टी लगा दिया, क्योंकि जो भी हमारा घर में कनेक्शन होगा वो सब किस में जुड़ा होता है, पैरेलल में जुड़ा होता है। और ऐसा नहीं ना सीरीज में जोड़ते हैं, जो हमारा पंखा है, ये पंखा सब किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा है ना, क्या सीरीज में जुड़ा है, नहीं, ये सबके सब पैरेलल में जुड़े हुए हैं आपका। तो इनकी मान लीजिए कुछ वैल्यू होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इन सबकी वैल्यू के बराबर हम क्या करते हैं, यहां पर एक कैपेसिटर जोड़ देते हैं और इन सबकी वैल्यू को मान लेते हैं एक वैल्यू कि ये हमारा क्या भैया एक है। इस पूरे मान का एक क्या लगा दिया हमने, इंडक्टर लगा दिया, और ये हमने जो दूसरा कैपेसिटर लगाया उसको लगा दिया, ये कैपेसिटर लगा दिया। तो ये यल हो गया, यल इक्विवेलेंट यानी पूरे का हो गया, और ये क्या हो गया, कैपेसिटर सी। अब इसको हम सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं इस तरह। अरे भैया क्या हम एक थोड़ा जोड़ दलिए कुल के, हम कहे हैं हम कहां से गुल्ला बनी ले बताओ तो, बस ये अलग में गुल्ला बन ले, किसी में ले लिए। अरे भैया तो यल इक्विवेलेंट बराबर एस सी वाले का मान कर रहे हैं, यानी कैसे करेंगे, एक्सल बराबर एक्सी, एक्सल की प्रॉपर्टी है, एक्सी की प्रॉपर्टी है। जैसे क्या है, वोल्टेज से करंट का मान कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, ये हम पावर फैक्टर मीटर से चेक करते हैं, करते हैं कि नहीं। वोल्टेज से करंट का मान कितना लैग कर रहा है, कितना लीड कर रहा है, ये पावर फैक्टर से चेक करेंगे, पता चलेगा कि इसमें यल वाले में जितना यल लगा है, यहां पर जितना यल इक्विवेलेंट लगा है, इसमें 0.8 लैगिंग आ रहा है या 0.2 लैगिंग आ रहा है, ये हमको पता चल गया। हम कैपेसिटर भी जोड़ेंगे तो ऐसा कैपेसिटर जोड़ेंगे जो 0.2 ये लीडिंग वाला हो, जो लीड कर सके, हम ऐसा ही ना जोड़ेंगे। अगर 0.8 लैग कर रहा है तो हम 0.8 लीड वाला जोड़ेंगे, समझो बात। कौन सा, नहीं सॉरी गलती हो गया, 0.8 लैग कर रहा है आपका, लैग कर रहा है ये, तो हम जब भी लेंगे क्या होगा भैया, ये 0.8 लीड वाला लेंगे, लीड वाला लेंगे ये। और अगर 0.2 लैग कर रहा है, 0.2 लैग, तो 0.2 लीड वाला लेंगे ऐसे। तो ये कैपेसिटर के लिए हम लेंगे और ये इंडक्टर के लिए लेंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं भी आपका सेम जनरेटिंग का ले सके, कहीं भी ऐसा नहीं, क्योंकि लोड हमेशा घटता बढ़ता रहता है, उसी को यहां पे बताने के लिए बनाए थे। अब जैसे क्या है कि मान लीजिए हमने पूरे यल का मान निकाल लिया कि पूरे यल में हमारा कितना लैगिंग हो रहा है, 0.2 लैगिंग हो रहा है, 0.2 लैगिंग हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कैपेसिटर भी उसी रेटिंग का लेंगे, हम कैपेसिटर भी उसी रेटिंग का लेंगे ताकि इतने मान का ही क्या हो सके, लीडिंग हो सके आपका। यहां से क्या होगा, जब हम सप्लाई देंगे तो यहां सप्लाई जब जाएगी तो यहां से सप्लाई वोल्टेज तो दोनों के लिए बराबर रहेगा, लेकिन इसके लिए धारा आईएल होगी, इसके लिए धारा क्या होगी आपका, आईसी होगी। जब हम दोनों का फेजर आरेख बनाएंगे तो आपको पता है कि जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर प्रॉपर्टी होता है आपका वोल्टेज से करंट के मान को क्या कराने की, वोल्टेज से करंट के मान को लैग कराने की, है ना भैया। अगर प्योरली है तब, प्योरली की बात कर रहे हैं, अगर प्योरली है तो इंडक्टर की खासियत होती है कि वोल्टेज से करंट के मान को क्या कराते हैं आपका, लैग करते, इस तरह से। इंडक्टर की भी कैपेसिटर की खासियत होती है कि वोल्टेज से करंट को क्या कराता है, वोल्टेज से करंट को लीड कराता है। तो जितना इधर लैग करेगा उतना ही अगर उधर लीडिंग वाला लेते हैं, जैसे यहां क्या है, यहां पर आपका 0.2 डिग्री लैग कर रहा है, ये भी है, आईएल है, ये लैग किया कितना, 0.2 डिग्री, 0.2 का, तो उतना ही हम क्या करेंगे, इधर भी हम 0.2 वाला ही क्या करेंगे, 0.2 वाला ही जोड़ेंगे, लीड वाला। आई बात समझ में। तो जब ऐसा करेंगे आपका, तो ये वाला जो है, ये वाला वोल्टेज और करंट का जो है परफॉर्मेंस, ये करंट तब इस एक्सिस पे आ जाएगा। तो वोल्टेज और करंट के बीच जो बनने वाला फाई एंगल है वो क्या हो जाएगा, 0, जिससे कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ये। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर तक मशीन चली, हमने दोनों को समान रेटिंग का लगा दिया, ये भी 0.2 ये भी 0.2। क्या हुआ, जिस मशीन पे काम था वो मशीन तो चल रहा था, हमारा मन किया कि भैया अब काम खत्म हो गया, उस मशीन को बंद कर देते। जैसे आप लोग हैं, भैया चल रहा है घर में प्रेस, अरे कपड़ा प्रेस होगा, बंद कर देते प्रेस। तो आपने एक लोड हटा दिया, जब एक लोड हटाएंगे तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब क्या करेगा, अब ये वाला जो था ये तो दोनों सेम के लिए था, जैसे बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा, इसका तो घट गया ना भैया, ये वाला तो हट गया ना आपका लोड। इस लोड के हटने की वजह से जो पावर फैक्टर वो थोड़ा सा और अच्छा हो गया पहले के पीछे। ये था जितना ही हाईली इंडक्टिव होगा उतना ही पुअर पावर फैक्टर होगा ना, जैसे ही लोड को गायब करेंगे थोड़ा सा पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया।
तो जब पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा तो ये पावर फैक्टर इंप्रूव होने की वजह से ये जो धारा है, ये धारा तो समान पे थी, अब यहां पर जैसे ही इंप्रूव हुआ तो ये कैपेसिटर अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा किसको, धारा को, तो वोल्टेज से करंट आगे क्या होगी, लीड करने लगेगी। तो वहां भी cos फाई का मान क्या होगा भैया, वहां भी cos फाई का मान चेंज होगा, वहां cos फाई का मान कम हो जाएगा, क्योंकि cos फाई का मान जब वोल्टेज और करंट सेम एक्सिस पे होंगे तभी वन होंगे। हमारा लीड करे चाहे लैग करे, और उन दोनों ही स्थितियां खराब होती है, लीडिंग की भी स्थिति खराब होती है, लैगिंग की भी स्थिति खराब होती है। आपका लीड करेगा तब भी खराब है, लैग करेगा तब भी खराब है। हमारे क्या पंखा बंद कर दिया तो लोड हट गया, लोड हट गया तो एक इंडक्टिव लोड गायब हुआ ना, तो कैपेसिटर लगा है लेकिन फिर भी इसके पावर फैक्टर का मान हम नहीं कर सकते cos फाई बराबर 1। इन सबका जो पावर फैक्टर होता है पंखे का जो घर में लगे होते हैं 0.8 होता है, आपका 0.8 पावर फैक्टर होता है इनका, इनको हम ज्यादा नहीं करा सकते, समझिए बात को। हम अगर ज्यादा का लगा देंगे कैपेसिटर, हम बहुत अधिक रेटिंग का कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होता है, मोटर जल जाती है। आप लोग सुने होंगे ऐसा कि अगर अधिक मान का लगा देंगे कैपेसिटेंस तो जल जाती है, ऐसा क्यों होता है आपका, तो हमने आपको इसके बारे में बताया भी था कि अब यही क्या हो रहा है, वोल्टेज से करंट आपका क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। तो जो एनर्जी स्टोर कर रहा है वही आपका वोल्टेज क्या करेगा, दुगने फॉर्म में देगा। आपका जो वोल्टेज अपने अंदर एनर्जी को स्टोर किया, यानी जो आपका अपने अंदर पोटेंशियल स्टोर किया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को स्टोर किया, तो उसके अंदर ऑलरेडी 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी। हमने इस बारे में बताया भी था आपको कि ऑलरेडी 240 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब एकाएक अगर सप्लाई का मान घटता बढ़ता है तो जो अपने अंदर इंक्रीज सप्लाई है वही क्या करेगा भैया, उसको दे देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा भैया, जो भी आपका घर में लगा हुआ पंखा वो क्या हो जाता है, जल जाता। आप काहे नहीं जाकर के 10 माइक्रोफैरेड का लिया के पंखा में लगा देते और पंखा तेज घूमता, लेकिन जाते हैं तो मार्केट से 2.5 माइक्रोफैरेड का, 3 माइक्रोफैरेड का मैक्सिमम लेते हैं, क्यों नहीं 10 माइक्रोफैरेड का लगा दे, पंखा गायब हो जाएगा, पंखा गायब हो जाएगा सीधे। क्यों, क्योंकि उसमें वोल्टेज से करंट क्या हो जाएगी, लीड कर जाएगी। और वोल्टेज से अगर नहीं यकीन होगा तो क्या करना है, अपना पंखा चलाना है, 1200 से 1500 रुपया नुकसान करिए, पता चल जाएगा। 2.5 माइक्रोफैरेड का जो लगा है उसको हटाइए, उसमें 10 माइक्रोफैरेड का लगाइए, अब पंखे को चला दीजिए। तेज चलेगा नहीं, वो पता चलेगा थोड़ा सा भी सप्लाई कम बेसी हुई तुरंत तार से मार दे, उड़ जाएगा। जिसको भैया यकीन नहीं है इस विधि पर तो प्रैक्टिकल करके देखे, अपना 1500 रुपया नुकसान करे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा क्या होगा। वो 1500 रुपया ज्यादा नहीं, लोड जेब का नहीं खर्च। ऐसा ना हमारा लोड मत बढ़ाओ यार, आपको बड़ी बात है कि हमारा क्या बड़ी बात, लिखो, अरे लिखो। किस वाले में, इस फिगर में यही समझा रहे थे आपका कि जैसे ये इंडक्टिव है, इंडक्टिव के पैरेलल में हमने ये कैपेसिटी जोड़ा है, इंडक्टिव के पैरेलल में, तो जितना इधर हाईली इंडक्टिव होगा, आपको पता है कि एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर जो होता है जितना प्राइमरी साइड में लीड लैग करता है उतना ही सेकेंडरी साइड में लीड लैग करता है। यही वजह है कि cos फाई दोनों साइड से गायब हो जाती है। पढ़े नहीं अच्छी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की एक खूबी पढ़े होंगे कि ट्रांसफार्मर के अगर प्राइमरी साइड में और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जितना लीडिंग लैगिंग होती है उतना ही दोनों साइड में बराबर लीडिंग लैगिंग होती है, जिसकी वजह से इधर का cos फाई इधर के cos फाई से क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है, ये दोनों गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पावर होता है P बराबर V1I1 होता है, और ये पावर क्या होता है, V2I2 होता है कि नहीं। इसमें cos फाई की वैल्यू नहीं लेते, और यही वजह होती है आपका कि जो हम लोग ट्रांसफार्मर की रेटिंग लिखते हैं वोल्ट एम्पियर में लिखते हैं। आप लोग देखते भी थे फेजर आरेख से, जितना I2 पीछे जाता था उतना ही उस साइड में भी क्या होता था, I2 पीछे जाता था ना। जितना आपका I2 इधर लैग करता था, लीड करता था, उतना ही उस साइड में भी लीडिंग लैगिंग होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि cos फाई दोनों साइड के क्या होते थे, बराबर हो जाते थे और एक दूसरे से निगलेक्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से सिर्फ इसमें वोल्ट और करंट बचता था आपका, जिसकी वजह से क्या होता था आपका, इसका मात्रक जो लिखा जाता था वो वोल्ट एम्पियर में लिखा जाता था। ये वजह थी आपका। तो हम लोग ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग लिखते हैं वो वोल्ट एम्पियर में लिखते हैं, क्योंकि cos फाई वर्क नहीं करता आपका। यहां पर क्या किए, यहां पर हम कैपेसिटर लगा दिए, इस तरह से यहां पे कैपेसिटर लगा दिए। कैपेसिटर लगे होने की वजह से क्या होगा, ये पावर फैक्टर को जितना इंप्रूव करेगा उतना ही इस साइड में भी पावर फैक्टर क्या होगा आपका, इंप्रूव होगा, क्योंकि भैया दोनों साइड का cos फाई क्या होता है आपका, आपस में बराबर इक्वल होता है आपका, जिसकी वजह आपस में बराबर और एक दूसरे के क्या होगा भैया, विपरीत। अगर कैपेसिटर लगाए तो कैपेसिटर लगा देंगे तो जितना इधर पावर फैक्टर इंप्रूव करेगा उतना ही इस साइड में भी पावर फैक्टर इंप्रूव होगा।
क्योंकि ट्रांसफार्मर में एक खूबी है ना कि जितना इधर लीडिंग होगी उतना ही इधर लीडिंग होगी, जितना इधर लैगिंग होगी उतना ही इधर आपका लैगिंग होगा। तो यहां पर कैपेसिटर जोड़ करके हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे, तो जितना इधर इंप्रूव होगा उतना ही पावर फैक्टर इधर भी इंप्रूव होगा, और इस तरह से सर्किट के पावर फैक्टर को क्या करते हैं आपका इंप्रूव किया जाता है। तो वो ट्रांसफार्मर के अपने प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा कराया जाता है कि ट्रांसफार्मर इसमें यूज किया जाता है, इसमें हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और यहां पर इसके पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ते हैं, तो cos फाई इधर जितना बढ़ेगा आपका उधर इधर भी cos फाई उतना ही क्या होगा भैया बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा भैया cos फाई का मान इंप्रूव होगा, और जब इंप्रूव होगा तो इस सर्किट का क्या होगा भैया जो पावर फैक्टर वो क्या हो जाएगा इंप्रूव हो जाएगा। इसलिए हाँ cos फाई का मान हम बढ़ाना चाहते हैं, cos फाई का मान बढ़ा करके हम 1 करना चाहते हैं, यानी एंगल जो है उसको 0 डिग्री करना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं कि cos फाई का जो मान है वो 0 अगर रहेगा तभी उसका पावर फैक्टर 1 होगा। 0 से अगर 30 डिग्री पीछे जाए या 0 से 30 डिग्री आगे जाए तो दोनों ही स्थितियों में 0 से वैल्यू कम मिलेगी आपको, सॉरी 1 से वैल्यू कम मिलेगी, 1 से वैल्यू कम मिलेगी। तो लिखेगा इसमें इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में सप्लाई के, इस प्रकार की विधि में सप्लाई के श्रेणी क्रम में एक ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में एक ट्रांसफार्मर को ऐड करते हैं और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लोड पर, और इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लोड पर कैपेसिटर को लगा दिया जाता है, कैपेसिटर को लगा दिया जाता है, सेकेंडरी पर कैपेसिटर को लगा दिया जाता है। यह कैपेसिटर वोल्टेज से करंट के मान को, यह कैपेसिटर वोल्टेज से करंट के मान को, यह कैपेसिटर वोल्टेज से करंट के मान को वोल्टेज से करंट के मान को लीड कराता है, वोल्टेज से करंट के मान को लीड कराता है, जिससे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर पावर फैक्टर के इंप्रूव होने पर, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से पावर फैक्टर इंप्रूव होने पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे पर भी इंप्रूव होने पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सिरे का भी पावर फैक्टर इंप्रूव होता है, इंप्रूव होता है, जिससे पावर फैक्टर को सुधारा जाता है, जिससे पावर फैक्टर को सुधारा जाता है। कौन सा? तो दिक्कत ये है ना कि हो जाएगा, लेकिन आप कितने मान का करेंगे, प्रॉब्लम ये है। तो आप कितने मान का करेंगे, बतिया ये फंस जाते हैं ना। जैसे अब लोड तो हर समय चेंज होता रहेगा, लोड तो हर समय एक जैसा नहीं रहेगा आपका, लेकिन ट्रांसफार्मर में आपका प्राइमरी और सेकेंडरी पर तो हम ये ऑप्शन रख सकते हैं ना, उसके ये कॉइल को चेंज करा करके, कॉइल के नंबर ऑफ 10 को चेंज करा करके हम ये वो काम तो कर सकते हैं ना। लेकिन वहां पर आपका अगर डायरेक्ट कर देंगे, जैसे यही आपका, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं
कि जैसे ये सर्किट है, ये सर्किट है, तो इस सर्किट में ये जो आपका 3 फेज का लोड लगा हुआ है, ये 3 फेज का जो लोड है, इसी में कह रहे हैं आप इस तरह से पैरेलल में जोड़, यही कह रहे हैं ना आपका। तो यहां अगर पैरेलल में जोड़ेंगे आपका, तो ये वाली जो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई इस तरह से जाएगी। तो इसको लो पथ जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, आपके कैपेसिटर से मिलेगा कि इधर से मिलेगा? पहली बात तो हमको लो पथ यहीं से मिलेगा, कैपेसिटर से तो मिलेगा नहीं आपका। दूसरी बात, अगर जा भी रहा है कैपेसिटर से सप्लाई, तो आपको किस मान का इंप्रूव कराना है, सबसे बड़ी बात तो ये, क्योंकि ये एक तरह से स्थिर हो गया ना, स्थिर मान का हो गया ना आपका। तो जब ये स्थिर मान का हो जाएगा तो इसका कुछ और नाम पड़ेगा ना, इसको बूस्टर थोड़े हम कहेंगे, इसको बूस्टर नहीं बोल पाएंगे आपका। ये विधि है आपका, ये जो आप कह रहे हैं कि इसका पैरेलल में डायरेक्ट यूज करिए, तो ये स्टैटिक में जाएगा, स्टैटिक कैपेसिटर में हम इसका यूज करेंगे, डायरेक्ट पैरेलल में करेंगे हम इसका यूज, लेकिन डायरेक्ट पैरेलल में करेंगे आपका, करेगा काम तो करेगा। लेकिन बोले ना कि फिक्स मान का आप नहीं दे सकते कहीं भी। फिक्स मान का न देने का मतलब है कि अगर फिक्स मान का देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोड कितना चेंज हो रहा है। ये सब खराब विधि होती है एक तरह से, इसको क्या किया जाता है, आप यूज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये क्या भैया, यह विधि जो होती है आपका खराब मानी जाती है, क्योंकि लोड वेरी करता रहता है, हमेशा लोड चेंज होता रहता है। तो आप पावर फैक्टर किस मान का देंगे, बात ये आ जाती है कि आप पावर फैक्टर जहां पर लोड वेरी न करे, जहां पर लोड कांस्टेंट रहेगा, वहां पर इसका आप यूज कर सकते हैं। जहां पर लोड के मान में परिवर्तन न हो, वहां पर इस विधि का यूज करेंगे। और ये विधि जो कहलाती है, इसको स्टैटिक विधि कहते हैं आपका, ये स्टैटिक में पढ़ेंगे। अभी जो दूसरी विधि आपको पढ़ना है, कहां गया, ये वाला, बाय यूजिंग स्टैटिक कैपेसिटर, इसमें ये विधि आएगी। ये वाली विधि किस में आएगी, ये वाली जो विधि थी आपका, ये वाली विधि बूस्टर में आती है, ये स्टैटिक में नहीं आती, इसको बूस्टर विधि कहते हैं। अभी स्टैटिक वाले में वही वाला कराएंगे जो आप कह रहे हैं, वही वाली विधि। ठीक, तो फिगर बनाएंगे तो बना लीजिए, नहीं तो आगे चला जाए। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिएगा स्टैटिक कैपेसिटर। बिल्कुल कर सकता है वो, विश्वास अपने आप समझ से अपने आप को पूछिए, कोशिश करो, हाँ बकवास करे पर भी सीधा करो। ए भैया शांति बनाओ, चलो भाई। मैक्सिमम बच्चे कोचिंग करते हैं जी। बात बोला कि क्योंकि हम अपनी लाइब्रेरी में देखते हैं जितने भी डिप्लोमा के बच्चे आते हैं, वो किसी ना किसी का कोर्स लेके ही पढ़ते रहते हैं। देखो भैया, देखो भाई, ये क्या है, ये 3 फेज की सप्लाई है, ए बाबू ये 3 फेज की सप्लाई है, और 3 फेज का हमने कैपेसिटर भी जोड़ दिया, तीनों सर्किट में हमने कैपेसिटर। कौन सा, नहीं, इसको स्टार या डेल्टा कनेक्शन में ही दिया जाता है, स्टार कनेक्शन के रूप में या डेल्टा कनेक्शन, क्योंकि आपके जो भी ट्रांसफार्मर होगा वो स्टार प्रारूपी होगा या फिर डेल्टा प्रारूपी होगा, तो आप जब भी देंगे उसको स्टार या डेल्टा में देंगे।
ऐसे नहीं देंगे। बना लीजिए इस विधि को। क्योंकि जो भी सप्लाई निकल के आएगी वो ट्रांसफार्मर से ही निकल के आएगी, और जब सप्लाई ट्रांसफार्मर से निकल के आएगी आपको, तो भैया वो ट्रांसफार्मर से आने वाली सप्लाई जो होगी वो स्टार प्रारूपी या डेल्टा प्रारूपी पे ही आ रही होगी। तो स्टार या डेल्टा प्रारूपी का ही लगा करके आप क्या करेंगे, उसके पावर फैक्टर को इंप्रूव कराएंगे। ये चीज कौन सा सीरीज का यूज नहीं करते हैं जी, पैरेलल का यूज करते हैं। जिसका यूज करते हैं वही पढ़ा रहे हैं। कौन सा? हाँ, स्टार डेल्टा दोनों बना लीजिए। फिगर है तो बस बनाना है, बाकी सबको तो वही रहेगा, फिगर बस चेंज रहेगा। अब एक अगले पेज पे चलिए तब न बनाएंगे। बनाओ। हो गया? हो गया। हो गया। लिखेगा। अरे बनाएंगे बच्चा, काहेंगे बढ़ाएगा, लिखेगा। इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में कैपेसिटर को, इस प्रकार की विधि में कैपेसिटर को सप्लाई के साथ स्टार या डेल्टा कनेक्शन में, स्टार या डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटर को स्थापित किया जाता है। स्टार या डेल्टा कनेक्शन में कैपेसिटर को स्थापित किया जाता है। तो इसे स्टैटिक कैपेसिटर विधि कहते हैं। इसे स्टैटिक कैपेसिटर विधि कहते हैं। यह विधि सबसे सस्ती विधि होती है। यह विधि सबसे सस्ती विधि होती है और इस विधि में पावर लॉस नगण्य होता है। इस विधि में पावर लॉस नगण्य होता है। इसमें अनुरक्षण और मरम्मत की कम आवश्यकता होती है। अनुरक्षण और मरम्मत की कम आवश्यकता होती है। इसमें अनुरक्षण और मरम्मत की कम आवश्यकता होती है। पावर लॉस बोले थे, हाँ, अनुरक्षण मरम्मत की कम आवश्यकता होती है और इस विधि का प्रयोग वहीं पर किया जाता है, और इस विधि का प्रयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर लोड का मान स्थिर होता है। अनुरक्षण मरम्मत की कम आवश्यकता होती है और इस विधि का प्रयोग वहीं पर किया जाता है
जहां पर लोड कांस्टेंट होता है, पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन लाइन के पावर सिस्टम में, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन का लोड एक तरह से कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मान का लोड होता है, उसमें आपका वेरिएशन नहीं होता है। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वेरिएशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है इसमें वेरिएशन होता है, लोड घटता है, लोड बढ़ता है, या इंडस्ट्रियल एरिया वहां पर वेरिएशन होगा, वहां पर लोड घटेगा बढ़ेगा, लेकिन जो ट्रांसमिशन लाइन है जिससे आपको पूरी पूरी सप्लाई आ रही है उस पर लोड हमेशा कांस्टेंट टाइप का बनाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है। पैरेलल में जुड़ा है भैया, जब सप्लाई के पैरेलल में जुड़ेगा तो ये आपकी सप्लाई यहां से आ रही है, ये धारा आ रही है, ये धारा आई मान की, यहां से ये धारा इसमें जाएगी और यहीं से धारा ये कहां जाएगी, आपका आगे की तरफ जाएगी। तो जब ये आपका जाएगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि ये हमारा सर्किट हो गया, सर्किट में ये सप्लाई आ रही है, ये सर्किट में सप्लाई आपकी आ रही है, ये तो यहां से जब धारा आती है तो इसमें दो भागों में बढ़ती है, एक आईएल और इसमें क्या होता है आईसी, दो भागों में जाती है। तो यहां पर भी दो भागों में बढ़ रही है, एक आगे की तरफ जा रही है और एक यहां से सर्किट से जा रही है, सीआर से होकर, जिसकी वजह से क्या होगा भैया आपका, जिसकी वजह से ये दो धाराएं हो जाएंगी। तो यहां जो वोल्टेज से करंट पीछे है, ये जो आपका वोल्टेज से करंट का मान पीछे है, तो इस वोल्टेज से करंट के मान को पीछे कौन कर रहा है, आईएल कर रहा है, आईएल में प्रॉपर्टी, और वोल्टेज से करंट के मान को आगे कैपेसिटर में प्रॉपर्टी है। तो जब इन दोनों का मिलेगा तो भैया आएगा ना वोल्टेज से करंट पर, जब समान मान का रहेगा तो, हाँ तो भैया यही तो समझा रहे हैं कि ये कैपेसिटर किस क्रम में जुड़ा है, सप्लाई के पैरेलल में है ना। जब पैरेलल में जुड़ा है तो यहां से जब सप्लाई आएगी तो एक आईसी के रूप में जाएगी और एक इधर आईएल के रूप में जाएगी, तो दोनों सप्लाईया ना फ्लो करेगी, लोडवा में जाएगी कि नहीं। तो एक आईएल मान के एक आईसी मान के, तो आईएल से आईसी के मान को इंप्रूव कराएगा ना, वोल्टेज से करंट को इंप्रूव करेगा। भैया सर्किट में अगर सप्लाई जा रही, कैपेसिटर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर के अंदर सप्लाई गई, वो दोबारा लौट के नहीं आई, जैसे यहाँ क्या होता है, ये आईएल में गई या आईसी में गई, बाकी तो ये लौट के आते हैं ना। तो यहां पर क्या है, यहां पर सर्किट पूरा है आपका, ये देखेंगे तो इस पथ से आपका पूरी पूरी सर्किट क्या है, ये इस तरह से क्लोज है, ये वाला है कि नहीं। तो ये पूरा यहां से सर्किट इस तरह से इसके अंदर से पूरा क्लोज होगा आपका, ये सब ऐसा नहीं कि नहीं होगा आपका। और इसी तरह से इसमें भी होगा, ये वाला भी है, इसके साथ बना हुआ है, इसके साथ, ये वाले के साथ इसका बना हुआ है, उसी तरह से इसका बना हुआ है, इसका बना हुआ है, इसके साथ बना हुआ, इसके साथ बना हुआ, तो सबका एक दूसरे के साथ बना हुआ है, सभी एक दूसरे के पैरेलल में है आपका। तो ये सर्किट को अपना पथ को पूरा करेंगे लोड के साथ आपका। सर्किट में अगर सप्लाई जा रही तो लोड के भी आएगी आपका, ऐसा नहीं कि सर्किट में जाकर के सप्लाई खत्म हो गई। भैया सप्लाई एक तरफ से जाती है तो दूसरी तरफ से लौट के भी आती है आपका, ये सप्लाई का गुण होता है आपका, किसी सिरे से जाएगी तो दूसरे सिरे से आएगी। तो उस कंडीशन में आपका वोल्टेज से करंट के मान को, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो इसके अंदर लोड है, ये जो 3 फेज का लोड है, ये लोड इंडक्टिव प्रॉपर्टी वाला है, इसी को तो इंप्रूव कराना है। तो इसके अंदर हाईली इंडक्टिव का गुण है, और ये जो कैपेसिटर हम लगा रहे हैं वो कैपेसिटिव का गुण है इसके अंदर। तो ये वोल्टेज से करंट को लैग कराएगा लोड, और ये वोल्टेज से करंट को लीड कराएगा, जिसकी वजह से पावर फैक्टर एक जैसा आपको, यानी दोनों का परिणाम ही मिलेगा आपको। तो ये होगा, फिगर बना लेना जी। हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जहां पर स्टार कनेक्शन रहेगा उसके लिए हम स्टार का, जहां पर डेल्टा उसके लिए हम डेल्टा वाले का यूज करेंगे, क्योंकि कनेक्शन में अलग अलग टाइप होते हैं ना, एक ही टाइप का तो होता नहीं है, स्टार 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 डेल्टा डेल्टा स्टार डेल्टा डेल्टा ये होता है। तो जो सेकेंडरी की प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का हम वहां पे यूज करेंगे। मनी बात बना ला, हो गया। अगली हेडिंग डालो, ये भैया अगली हेडिंग डालेगा, सिंक्रोनस मोटर के द्वारा, यही लास्ट हेडिंग है। हाँ जी यही तो था स्टैटिक वीआर वाला। कंपनसेटर एसवीसी वाला भी लिखवा दें क्या, उसी में लिखला कंपनसेटर एसवीसी के बारे में थोड़ा सा, कि कंपनसेटर एसवीसी क्या करता है आपका। हाँ स्टैटिक वीआर, ये स्टैटिक वीआर ही है, स्टैटिक वीआर में ही लिख लीजिएगा कंपनसेटर एसवीसी के बारे में भी।
का जी? हाँ उसी में लिखवा रहे हैं। खोल दो बस, दो। कंपनसेटर एसबीसी लिख लीजिएगा। कंपनसेटर एसबीसी में, कंपनसेटर एसबीसी एसी ट्रांसमिशन के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के साथ साथ, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के साथ साथ कंपनसेटर एसबीसी पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के साथ साथ हार्मोनिक और स्टेबलाइजेशन स्थिरता प्रदान करता है, हार्मोनिक को दूर करता है तथा स्थिरता प्रदान करता है, और एसबीसी के लिए थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है, थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यह थायरिस्टर के गेट टर्न ऑन विधि पर कार्य करता है, गेट टर्न ऑफ विधि पर कार्य करता है, थायरिस्टर के गेट टर्न ऑफ विधि पर कार्य करता है। ये वाला आपका चैप्टर हो गया खत्म। टर्न ऑफ बोले हैं, टर्न ऑफ। हाँ अच्छा, सिंक्रोनस लिखवाने वाले थे ना, तो हेडिंग डाल लीजिएगा सिंक्रोनस कंडेंसर द्वारा, सिंक्रोनस कंडेंसर द्वारा। हेडिंग डाल लीजिएगा हेडिंग है आपका सिंक्रोनस विधि द्वारा, सिंक्रोनस विधि द्वारा। सिंक्रोनस मशीन क्या होती है भाई? वो मशीन जो अपने निर्धारित मान पे चलती है, निर्धारित स्पीड पर चलती है, उसे सिंक्रोनस मशीन कहते हैं। सिंक्रोनस मशीन में एक मशीन आती है सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर तो सप्लाई भैया प्रदान करेगा, सप्लाई को पैदा करेगा, लेकिन सिंक्रोनस मोटर क्या करे? तो सिंक्रोनस मोटर सप्लाई लेता है, जनरेटर तो सप्लाई देता है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर सप्लाई लेता है आपका। जब सिंक्रोनस मोटर पर कोई लोड नहीं डाला जाता है, जब ये नो लोड पर वर्क करता है आपका, तो जब नो लोड पर वर्क करता है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें आपका जो उत्तेजन होती है वो उत्तेजना बहुत ज्यादा होती है। आपका उत्तेजना ज्यादा होने की वजह से जो वोल्टेज से करंट का मान होता है वो लीड करता है आपका। आप लोग थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक सिंक्रोनस मशीन का चैप्टर है। सिंक्रोनस मशीन के चैप्टर में एक टॉपिक मिलेगा सिंक्रोनस मोटर, और उस सिंक्रोनस मोटर का बिहेवियर पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में पढ़ेंगे। तो सिंक्रोनस कंडेंसर जो होता है, उस सिंक्रोनस कंडेंसर बनता कैसे है? तो उसके बनाने की प्रॉपर्टी होती है आपका कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर है, उसी मोटर को जब नो लोड पर ऑपरेट कराया जाता है, जब उसके ऊपर कोई भार नहीं दिया जाता आपका, तो भार न दिए गए होने की वजह से वोल्टेज से करंट का जो मान होता है वो पीछे नहीं जा पाता। भार न होने की वजह से वो अति उत्तेजन की स्थिति में कार्य करता है, जिसकी वजह से वो वोल्टेज से करंट के मान को क्या कराता है? आपका लीड कराने का कार्य करता है। जब वो वोल्टेज से करंट के मान को लीड कराता है तो उसके अंदर कैपेसिटर वाली प्रॉपर्टी होती है, और वो भी लीडिंग कैपेसिटर यानी लीडिंग वाली प्रॉपर्टी होती है।
जो उसके अंदर गुण है वो एक कैपेसिटेंस का गुण पाया जाता है, और वो भी कैपेसिटेंस का गुण किस तरह वाला, तो लीडिंग टाइप का होता है आपका। तो ये आपका सर्किट का जो पैरेलल होता है, उस सर्किट के पैरेलल में किसको जोड़ा जाता है, सिंक्रोनस मोटर को जोड़ा जाता है। जब सर्किट के पैरेलल में सिंक्रोनस मोटर को जोड़ते हैं तो सिंक्रोनस मोटर की खासियत होती है कि लोड आपका जैसे जैसे वैरी करेगा वैसे वैसे सिंक्रोनस मोटर पर भी वो लोड क्या होगा भैया, अपना प्रभाव दिखाएगा। आपका धारा का मान घटेगा, धारा का मान बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से वो आपका सिंक्रोनस मोटर के साथ भी वैसा ही बिहेवियर दिखाएगा आपका। क्योंकि भैया सप्लाई का मान घटेगा, सप्लाई का मान बढ़ेगा, तो सिंक्रोनस मोटर के लिए भी तो ऐसा ही होगा, उसके लिए भी तो घटेगा बढ़ेगा आपका। जब उसके लिए भी घटेगा बढ़ेगा आपका, तो उस स्थिति में आपका क्या है कि दोनों पर जितना उधर लीड होता है उतना इधर क्या करेगा आपका, लैग। तो दोनों क्या करता है, एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो वहां पर पावर फैक्टर सबसे ज्यादा क्या होता है भैया, इंप्रूवमेंट वाला प्राप्त होता है। यानी cos फाई का मान एक तरह से कह सकते हैं कि 1 वाला प्राप्त होता है आपका ये। तो उसके 1 के इक्विवेलेंट मिलता है, 0.99 या 1 मिलता है आपका। तो ये जो आपका पावर फैक्टर होता है, ये इंप्रूव कराने की जो विधि है सिंक्रोनस मोटर की जो संरचना वो एक तो जटिल है, और उसके साथ ही साथ इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। इसलिए कोई आम आदमी या कोई आम इंसान सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग नहीं करता अपनी सप्लाई सिस्टम के लिए आपका। ये सबसे बड़ी इसकी खराबी, क्योंकि इसकी प्रारंभिक कीमत ज्यादा है, इसकी प्रारंभिक लागत ज्यादा है आपका सिंक्रोनस मोटर की। तो जो हमारा सर्किट है, जैसे ये क्या भैया, ये सप्लाई हो गया आर वाई बी की, आर वाई बी ये, और इसके साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ 3 फेज का लोड जुड़ा, 3 फेज का लोड ये इस तरह से, ये 3 फेज का लोड जुड़ा हुआ। इसके साथ क्या है, इस लोड के साथ हम लोग क्या करते हैं भैया, इस तरह से हम किसको ऐड कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं, हम नहीं कैपेसिटर को नहीं जोड़ते, हम लोग सिंक्रोनस मोटर को जोड़ते हैं इस तरह से, 3 फेज का सिंक्रोनस मोटर। कहां जोड़ेंगे, इसके पैरेलल। ओके भाई, यही फिगर है, फिगर बना लीजिए। सिंक्रोनस मोटर होता कैसा है आपका, तो सिंक्रोनस मोटर में आपका ये कॉयल होता है, ये इसका स्टेटर पार्ट है, स्टेटर पार्ट पर ये पूरा का पूरा जो होगा ये कॉयल होगा ये, और इसके अंदर ये होता है क्या भैया, मैग्नेट। यहां मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट घूमता है, ये यन और ये यस, इसके ऊपर डीसी सप्लाई दी जाती है, इसके ऊपर जो हम देते हैं वो डीसी सप्लाई, और यही आपका क्या करता है, सर्किट में गति करता है आपका। तो इस मैग्नेट को घुमाया जाता है कहां, इस कंडक्टर के बीच में। तो मैग्नेट से निकलने वाले फ्लक्स को कंडक्टर क्या करता है, काटता है। जितना ज्यादा क्या होगा भैया, इसके अंदर डीसी सप्लाई देंगे उतना उत्तेजना ज्यादा होगा आपका। उत्तेजना ज्यादा होने की वजह से क्या होगा भैया, कि ये बहुत तेजी से क्या करेगा भैया, यन से यस की तरफ अधिक मान का फ्लक्स आपका निकल के जाएगा। जब ये अधिक मान का फ्लक्स निकल के जाएगा तो ये क्या करेगा भैया, ये आपका फ्लक्स निकलने वाले फ्लक्स को कौन काटेगा, तो कॉइल काटेगा। कॉइल जब काटेगा तो कॉइल के अंदर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा आपका। तो जब आपका वोल्टेज से करंट का मान, यानी जब इसके ऊपर लोड होता है, तो लोड की स्थिति में इसकी प्रॉपर्टी होती है कि वोल्टेज से जो करंट की वैल्यू होती है वो लैग करती है। लेकिन जब इसके ऊपर कोई लोड नहीं होता, नो लोड की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में ये जो वोल्टेज से जो करंट होता है वो क्या करता है आपका भैया, लैग करता है। ये इसकी स्थिति होती है किसकी भैया, सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो सिंक्रोनस मोटर में आपको पता चलेगा इसकी स्थितियों के बारे में आपका। तो यहां पर आपका सिंक्रोनस मोटर पर जब कोई लोड नहीं होगा तो ये स्थिति बनती है, तो लोड होता है तो ये स्थिति बनती है, और जब कोई लोड नहीं होता तब ये वाली स्थिति बनती है। तो इस सिंक्रोनस मोटर पर बिना कोई लोड दिए इसको क्या किया जाता है, सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है आपका, जो पावर फैक्टर क्या कर रहा था भैया, इंप्रूव कराता भैया। तो ये इसके अंदर जो गुण है ये कर रहा है वोल्टेज से करंट को क्या आगे करने की कोशिश,
और ये जो लोड है, इस लोड के अंदर जो प्रॉपर्टी है, वोल्टेज से करंट को पीछे करने की प्रॉपर्टी है आपका, ये है, ये है। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कॉमन फैक्टर क्या, वोल्टेज, एक आईएल नीचे आईसी ऊपर, तो दोनों का परिणामी आई मिलेगा ना बीच में आपका, तो ये है। तो ये वाली जो विधि है, ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है आपका, इसमें पावर फैक्टर 100% इंप्रूवमेंट में आता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी प्रारंभिक कीमत जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत कॉस्टली होता है आपका। कोई इसको आम आदमी सोचे कि आम आदमी इंडस्ट्रियल वाला सोचे उसको लगा दे, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि वो उसको लगा पाए। कौन सा भैया, इसकी कीमत ज्यादा होने के साथ साथ ये सप्लाई के साथ जुड़ा रहेगा, सप्लाई के साथ जुड़ा रहेगा तो सप्लाई की खपत भी बराबर करता रहेगा, सब कुछ देख करके चलना है ना। मैग्नेट के अंदर भी कॉइल होता है किसके, हाँ हाँ, आर्मेचर ही होता है, आर्मेचर ही होता है, और आपका वही होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक कहा का हुआ हमसे कहा ना भैया, तू हके डाउट है, तू बोला नहीं तो है क्या, उनके ना हो, उनसे तू बतावत हुआ, उनके दिमाग में डाउट क्रिएट करत हुआ। वैसे बात करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में अगर लोड ना रही हाँ तब करंट आगे रही, लोड रही तो करंट पीछे रही, यही ना। हाँ, तो लोड लगा है 3 फेज से, तो 3 फेज का लोड इसके ऊपर थोड़े, इसका लोड कहाँ होगा, जो मोटर होती है, मोटर का लोड कहाँ होता है, सॉफ्ट पे होता है। जितनी भी मोटरें होती है तो सभी मोटरों का जो लोड होता है उनके सॉफ्ट पर होता है। जैसे ये मोटर है तो इसका लोड कहाँ है, इसके सॉफ्ट पर है, सॉफ्ट ना गति करता है भैया, बोलो भैया। तीनों पे ये वही काम करेगा। कौन सा, अरे भैया 3 फेज का सिंक्रोनस मोटर होता है, वो 3 फेज की सप्लाई पर चलने वाला होता है, सिंगल फेज का थोड़ा सिंक्रोनस मोटर है, 3 फेज का सिंक्रोनस मोटर है, तो 3 फेज की सप्लाई पे चलेगा, तो इसीलिए इसको 3 फेज की सप्लाई पे जोड़ा गया। इसका लोड जो है इसके सॉफ्ट पर है, ये सॉफ्ट पर हम लोड देंगे आपका। मोटर को घुमाया, मोटर को किसी के द्वारा घुमाया जाएगा तो जनरेटर की तरह कार्य करने लगेगा। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से सप्लाई दिए, यहाँ से सप्लाई दिए, वैसे क्या होता है, सप्लाई पहुंचते ही मोटर घूमने लगती है, तो मोटर का क्या घूमता है आपका, क्या स्टैटिक पार्ट घूमता है, नहीं, उसका रोटेटिंग पार्ट घूमता है आपका। तो जो भी रोटेटिंग पार्ट घूमता है उसी के ऊपर हम फ्लाई व्हील लगा करके या कोई आपका चक्का लगा करके कुछ भी लगा करके उसके ऊपर हम लोड डालते हैं, ये किया जाता है आपका। तो जितनी भी मोटरें देखोगे तो उन सभी मोटरों के इस सॉफ्ट पर क्या किया जाता है भैया, लोड दिया जाता है आपका। तो लोड जो है वो यहां पर है, न कि लोड ये है, ये सप्लाई दिया जा रहा है, ये सप्लाई इसको मिल रही है, और लोड इसका कहां होता है, यहां पर होता है इसका। तो लोड नहीं लगा इसके ऊपर। कौन सा, ये 2 भागों में बट रही है, यहां से आ रही तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यहां से आ रही है तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, यहां से आ रही है तो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये चीज है। आई बात समझ में, जैसे कैपेसिटर में हो रहा था, सप्लाई जाएगी तो जाकर के गायब नहीं हो जाएगी। यहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन कहाँ हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी बस लॉस के रूप में जा रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी प्लस पावर लॉस होगा ना। मैकेनिकल एनर्जी तो मिल नहीं रहा है क्योंकि हमने कोई लोड लगा नहीं रखा है आपका, कि लोड लगा के रखा है, नहीं लगा के रखा, तो बस लॉस में कन्वर्ट होगा वो। इसकी खराबी क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया वाले होते हैं, अगर उनका पावर फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया तो जो जेईई साहब होते हैं वो जा करके तुरंत क्या करते हैं, कुर्की वाला नोटिस उनके ऊपर चिपका देते हैं, उनको तुरंत पेनाल्टी ठोक देते हैं इतने का। उस पेनाल्टी से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को लगाते हैं, कि सिंक्रोनस मोटर अगर हम लगा लेंगे तो उससे हमको फायदा क्या हो जाएगा कि जो हमारा VAR है वो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, यानी जो हमारा वोल्टेज से जो करंट का मान पीछे जा रहा है वो वोल्टेज से करंट का मान पीछे नहीं जाएगा। हालांकि ये सप्लाई की खपत तो करेगा थोड़ी बहुत, आपका सप्लाई की खपत करने के साथ ही साथ आपका जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव करेगा। पावर फैक्टर की पेनाल्टी देने से अच्छी है क्या भैया कि हम थोड़ी सी सप्लाई की खपत करके अपना सुधार लें। वो तो अपना मीटर का जो सप्लाई का खपत है वो तो देवे करेंगे, वो तो अलग मैटर है उनका। उनसे 3 तरह का लिया जाता है, एक तो मैक्सिमम डिमांड के आधार पर लिया जाता है, बताए हैं इंस्ट्रूमेंट में पढ़ाए थे कि जितना आप मांग करते हैं, आपको 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए तो 2 किलोवाट के अनुसार आपको चार्ज किया जाएगा। आप 5 किलोवाट के ग्राहक हैं तो 5 किलोवाट के अनुसार आपको चार्ज किया जाएगा। जैसे क्या होता है कि 1 किलोवाट का कंज्यूमर है तो 1 किलोवाट के कंज्यूमर से 3 रुपया ले लेते हैं, 4 रुपया ले लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब 2 किलोवाट का कंज्यूमर हो जाता है, कॉमर्शियल क्षेत्र में आ जाता है तो उससे 7 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए हम इस तरह का बिजली का बिल वसूलते हैं। तो जो 5 किलोवाट का कंज्यूमर होगा उससे और ज्यादा लेते हैं। आई बात समझ में, तो उनके मैक्सिमम डिमांड के आधार पर लेते हैं पहला तो, और दूसरा जो इतना वो खपत किए, जितना वो सप्लाई का खपत करें उसके आधार पर रहेगा, दूसरा तो ये रहेगा।
और तीसरा पावर फैक्टर, जो उनका पावर फैक्टर है, यानी उन्होंने पावर फैक्टर को खराब किया, यानी बहुत सारी मोटर लगा के उन्होंने पावर फैक्टर को तो खराब कर दिया, जिसकी वजह से हम उनको सप्लाई दे तो हमारा पावर फैक्टर खराब हो। आप हमारी सप्लाई ले रहे हैं तो उस पावर फैक्टर को सुधारिए ना, और नहीं सुधारेंगे तो भैया हम आपसे पेनाल्टी लेंगे, हम उससे अपना सुधारेंगे पावर फैक्टर। वो उनके ऊपर, जय साहब के ऊपर है, कितना ठोक सकते हैं। कौन सा? उनसे हमको पावर फैक्टर जो चाहिए वो 0.7 0.8 के ऊपर का ही चाहिए, उससे नीचे का हमको नहीं चाहिए। हम लोगों का लगता ही नहीं है, हम लोग जितना भी आपका खपत करेंगे तो उसी में सब कुछ इंक्लूडेड आता है, ये हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोग छोटे मोटे कंज्यूमर है ना। तो उन लोगों का अगर पावर फैक्टर भैया 0.5 के नीचे गया तो उनके ऊपर पेनाल्टी आनी ही आनी है। हाँ, कॉस्ट फाई जितना ही उनका गिरेगा उतना ही उनका पेनाल्टी आएगा। इसीलिए तो जय साहब लोग लाल हो जाते हैं। पेनाल्टी से बचने के लिए जब लाख रुपए मारता है पेनाल्टी, तो सोचता है कि भैया पेनाल्टी देने से बच जाए, 10,000 ले ला, 50,000 ले ला, काम कहला, ये हो जाता है। तो जय साहब को कुछ दे के हर महीने उनका बांध देते हैं कि हर महीने इंडस्ट्रियल एरिया से इतना आपको पहुंच जाएगा इसका। हाँ, हमको पावर फैक्टर इंप्रूव चाहिए आपसे, क्योंकि आप मोटर लगा के रखे हैं और बहुत सारी मोटर लगा के रखे हैं। हमारा पावर फैक्टर गिराएंगे, जैसे आपको हम सप्लाई दे तो आप अपना पावर फैक्टर गिरा रहे हैं, आपके यहाँ तो पावर फैक्टर गिरा, तो पावर फैक्टर तो हमारे यहाँ भी प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई आपके यहाँ जा रही है ना, तो हमारा पावर फैक्टर खराब होगा ना। और हमारा पावर फैक्टर खराब कौन किया? आप किए, इसीलिए आपको दंडित किया जाता है उस स्थिति में, और दंड स्वरूप आपसे लिया जाता है पैसा। यही फायदा होता है जेई साहब लोगों को। इसीलिए जेई साहब लोग मनाते हैं कि हमारी अगर जॉब लगे तो वो इंडस्ट्रियल एरिया में लगे, ताकि कुछ बेनिफिट रहे, वरना वैसे एरिया में जाकर के सिर्फ सैलरी पे जीना होगा तो कौ दिन जी पाएंगे, मर जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आज के समय में सोच रहा होगा कि हम अपनी सैलरी पर खुद का जीवन बहुत अच्छा व्यतीत कर लेंगे ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि खुद की सैलरी पर वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। 40,000, 50 रुपए, 60,000 रुपए, 80,000 रुपए आती है सैलरी, वो तो पता चलता है कि महीने घर का खर्चे में गायब हो गया पूरा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं भैया, जब बाहर से लेते हैं ना तो उससे उनका घर खर्च चलता है, जो सैलरी बच जाती है उस सैलरी से अपना क्या करते हैं भैया, सेविंग करते रहते हैं, ये चलता है उनका। चलो भाई लिखेगा, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में, इस प्रकार की विधि में सिंक्रोनस मोटर को, सिंक्रोनस मोटर को लोड के पैरेलल में संयोजित किया जाता है। लोड के पैरेलल में संयोजित किया जाता है और इस सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर ऑपरेट कराते हैं, और इस सिंक्रोनस मोटर को नो लोड पर ऑपरेट कराते हैं। नो लोड पर ऑपरेट होने की वजह से नो लोड पर ऑपरेट होने की वजह से यह वोल्टेज से करंट के मान को लीड कराता है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है।